नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं संभव है। भारत में भी संभव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहां भी राम राज्य आ सकता है। क्या भारत में भी ऐसी बेहतरीन सुविधाएं संभव हैं और ये कैसे हो सकता है? जानकारों के साथ हम रास्ता खोजेंगे, सरकार को भी बताएंगे। हमारे साथ होंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे एक्सपर्ट और राम राज्य में इतने गंभीर मुद्दे की पड़ताल करने वाले प्रोड्यूसर संजय नंदन और एंकर और गांव कनेक्शन के संस्थापक नीलेश मिश्रा भी। इनसे भी सवाल होंगे, बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो राम राज्य आपने देखा आज सुबह भी और कल रात भी, पहला एपिसोड क्यूबा से, उसका आखिर निचोड़ क्या है? दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा की पहली सीढ़ी कंसल्टोरियो है, यानी ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मरीज को शुरुआती इलाज देता है। क्यूबा में लगभग हर 150 से 160 परिवार पर एक कंसल्टोरियो होता है, जहां एक डॉक्टर और एक नर्स की टीम मौजूद रहती है। कंसल्टोरियो में ड्यूटी के अलावा ये डॉक्टर और नर्स कम से कम साल में एक दफा इलाके के हर घर में जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते हैं। कंसल्टोरियो के बाद बारी आती है पॉलीक्लिनिक की, यानी ऐसे अस्पताल जहां कई बीमारियों के विशेषज्ञ एक साथ एक जगह पर मिल जाते हैं। मसलन अगर किसी को हड्डियों में परेशानी है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट तक पॉलीक्लिनिक में मिल जाते हैं। क्यूबा के हर 25,000 लोगों की आबादी पर एक पॉलीक्लिनिक है और करीब 500 पॉलीक्लिनिक का जाल पूरे क्यूबा में फैला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा में हर 149 व्यक्ति पर एक डॉक्टर मौजूद है। क्यूबा भारत की तरह विकासशील देश है, लेकिन वहां ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पर मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा मौजूद है। क्यूबा अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 8.6% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि भारत का यह खर्च सिर्फ 3.8% है। क्यूबा में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो औसतन उसकी उम्र 78 मानी जाती है और भारत में 66। क्यूबा में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 5 बच्चे 1 साल की उम्र पाने से पहले मृत्यु हो जाती है, जबकि भारत में यह संख्या 41 की है। संजय नंदन की बेहतरीन रिपोर्ट, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि डॉक्टर्स जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा, उनका क्या कहना है, उनकी नज़र में क्या क्या बातें हैं जो क्यूबा से सीखी जा सकती हैं, उनको कैसा लगा ये कार्यक्रम? भारत में जितनी भी समस्याएं, चाहे हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, घर की हो, या सांस लेने की हो, या खाने पीने की कोई भी चीज़ की समस्या, सब कुछ जुड़ा है जनसंख्या से। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि देश अब उसका बोझ संभाल नहीं पा रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं की गई तो ना इस देश में हेल्थ ठीक होगी, ना एजुकेशन ठीक होगा, और राम राज्य की कल्पना तो दूर, ये देश ठीक से चल पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मेडिकल लाइन में बिल्कुल भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी यहीं पर ही सफ़र करती है। जब 1200 में 300 नंबर लाने वाला छात्र डॉक्टर बनेगा, या कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर माइनस में भी नंबर आए हैं उनके, और फिर भी उनको डॉक्टर बनाया गया है, तो फिर वो क्या मरीजों को क्या दे पाएंगे, ये कोई भी समझ सकता है। तो मुझे लगता है आरक्षण बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसको मेडिकल लाइन में डेफिनेटली इसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया में सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइवेट सर्विसेज के ऊपर, प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, और क्यूबा में पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है, पूरी गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विस है। हमारे यहाँ पूरी सर्विस है गवर्नमेंट की, लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट का स्कीम्स का फ़ायदा नहीं लेती है और प्राइवेट में ही ज़्यादा जाना प्रीफर करती है। सो अगर क्यूबा की जो है गवर्नमेंट वाली, हम यहाँ पर ला सकते हैं। जीडीपी ज़्यादा है लेकिन हेल्थ बजट अपना उनसे आधा है, तो हेल्थ बजट बढ़ाने से इंफ्रास्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। पॉपुलेशन के कंपैरिजन में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल ट्रेनिंग्स ये कम है। अगर अच्छा पेमेंट यहीं दिया जाए डॉक्टर्स को, अच्छी फैसिलिटीज़ यहीं डॉक्टर्स को दिया जाए, तो डेफिनेटली है कि डॉक्टर यहाँ सेवा करेंगे। तो डॉक्टरों के अलावा देश भर में एक तरीके से चर्चा हो रही है ये जो एबीपी न्यूज़ का नया शो है राम राज्य। आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। ट्विटर पर चाहें तो #राम राज्य लिखें और फेसबुक पर
हमारे पेज facebook.com ABP न्यूज़ के मैसेज बॉक्स में जाकर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। लगातार आपके मैसेजेस हम अपने कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे। हम आपको इस शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप अपने मैसेजेस जरूर भेजें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर PK दवे और साथ ही कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं बिजॉन मिश्र। दवे साहब, आपको क्या लगता है, क्या राम राज्य आ सकता है और सबसे बड़ी एक अड़चन उसमें क्या है? बिल्कुल आ सकता है। मैं समझता हूँ कि जो बात है वो सोच की है, एक सोच होना चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार जो है शायद इस चीज़ में नहीं कर पाई है। कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कमी है, मतलब वो कमी जो है वो पैसों की है, वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ सोच की है। और ये अगर सोच हमारी सही हो जाएगी तब सब ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें सोचना चाहिए सैनिटेशन पर, हाइजीन के ऊपर, और इस तरह की बातें जो हैं। और जो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है जी, प्राइमरी हेल्थ केयर पर बहुत जोर देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको टीका लगाने का कार्यक्रम, उनके स्वास्थ्य का कार्यक्रम, और उनकी माताओं को बताने के लिए कि किस प्रकार से वो बच्चों की परवरिश कर सकती हैं। जी, ये तो जी, पॉसिबल है जी। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो है नहीं बनेगी तब तक ये बात नहीं होगी। जी, आपने बड़ी बात की दूसरी प्राइमरी बात ये हेल्थ है केयर कि की। हमारे पास, दवे साहब, मैं आपसे बात हमारे करूंगा। पास, हमारे साथ मंत्री जी भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, नड्डा जी से। और बिजॉन, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि सोच होनी चाहिए। सोच में क्या मुश्किल है? सोच तो आराम से आ जानी चाहिए और भारत में तो सोचने वाले बहुत हैं वैसे भी, या हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? बिल्कुल, हम लोग सोचते तो हैं लेकिन एक उत्तरदायित्व नहीं बनाते, एक तंत्र नहीं बनाते हैं जो आम लोगों के साथ उनके पास उत्तरदायित्व हो। जब मोदी सरकार ने अपना अभियान शुरू किया, मैनिफेस्टो बनाया, तो हम लोग उस मैनिफेस्टो में इस चीज को डाले कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर अनिवार्य होनी चाहिए। इसके मतलब हर नागरिक को इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल, उनको स्वास्थ्य उपलब्ध करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट नहीं होनी चाहिए। सरकार को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखे, जिसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और उन लोग आने के बाद जो कार्यक्रम वो लोग शुरू किए हैं, जिसको वो लोग कहते हैं कि नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, उस पे जो कार्य होनी चाहिए अभी। जी, चलिए, लाइव सिचुएशन में यही होता है। इनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर एक सकारात्मक पक्ष हम रखना चाहते हैं, कुल मिलाकर गहराई से देखना चाहते हैं आखिर मामला है क्या, और मंत्री जी से भी इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत में एक उम्मीद की किरण भी है। भारत में भी एक क्यूबा है। जो क्यूबा में हो रहा है वो हमारे देश में भी एक राज्य में धीरे धीरे हो रहा है, और वो राज्य है तमिलनाडु। चेन्नई के सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती राधिका को सीने में दर्द की शिकायत थी। राधिका जब अस्पताल पहुंची तो बिना किसी परेशानी के कुछ ही मिनट में उनका इलाज शुरू हो गया। राधिका को यहां वो सभी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जा रही हैं जो किसी बड़े निजी अस्पताल में हजारों रुपए खर्च करने के बाद मिलती हैं। वही ऐसे लगता ही नहीं है ये सरकारी अस्पताल है, ऐसे जैसे लगता है बहुत फीस पे करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है देखने में, और डॉक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, बहुत फटाफट करते हैं। सब जो काम करते हैं ना, सब A to Z एकदम बहुत अच्छा काम करते हैं। चेन्नई में इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह तमिलनाडु में आधुनिक सुविधाओं वाले बड़े 43 सरकारी अस्पताल हैं।
20 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इनके अलावा पूरे राज्य में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का जाल फैला है। कांचीपुरम का ये सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उन्हीं में से एक है, जहां हर रोज 200 से 300 तक मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। चेन्नई शहर से कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पर कांचीपुरम के ग्रामीण इलाके में मौजूद सरकारी अस्पताल की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं वाले इस अस्पताल में छोटी से छोटी व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआती जांच की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 8,706 हेल्थ सब सेंटर्स हैं, 1,751 प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स हैं जो कि 30,000 पॉपुलेशन के हिसाब से दिए गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में, जो कि हम लोग कहते हैं ना एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, उस एरिया में 30 बेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। ये लगभग 402 हैं। उसके ऊपर 270 डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी ना हो, इसके लिए तमिलनाडु में स्टेट मेडिकल रजिस्टर है, जहां से ये पता चल जाता है कि इस वक्त राज्य में कितने डॉक्टर्स ड्यूटी के लिए उपलब्ध हैं। स्टेट मेडिकल रजिस्टर जो कहते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स को रजिस्टर करना पड़ता है, उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख डॉक्टरों ने रजिस्टर कराया है और लाइव में हमारे पास कम से कम 80,000 डॉक्टर ऑलवेज अवेलेबल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो दूसरे राज्यों को रास्ता दिखा सकती हैं। तमिलनाडु के जो पॉलिसीज जो कि बाकी स्टेट्स भी आके हम लोगों से सीखते हैं, पहला है मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन जो 1994 में स्टार्ट किया था। फ्री मेडिसिन तमिलनाडु में जो भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए उसको फ्री मेडिसिन मिलता है। सेकेंड व्हाट वी हैव डन है एक रोबस्ट इंश्योरेंस स्कीम दिया, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट 1.31 करोड़ पॉपुलेशन, तमिलनाडु में 1.85 करोड़ अगर फैमिलीज हैं तो 1.31 करोड़ पॉपुलेशन को एक गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिला हुआ है। ये वो मिनिमम 1016 डिजीजेस के लिए दे कैन गो टू दिस एक्रेडिटेड प्राइवेट हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल। तमिलनाडु सरकार गर्भवती स्त्रियों को 12,000 रुपए देती है ताकि मां और बच्चे के स्वास्थ्य से कोई समझौता ना हो। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 8,245 करोड़ का बजट रखा है और इसमें हर साल 10 से 15% की बढ़ोतरी की जाती है। तो तमिलनाडु में दिखाई दे रहा क्यूबा। संजय, आप घूम कर आए क्यूबा से, क्या लग रहा है आपको? क्यूबा में एक बड़ी चीज कौन सी ऐसी आपको लग रही है जो भारत में आसानी से की जा सकती है? देखिए, क्यूबा ने जब इस परंपरा की शुरुआत की कि उसे एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाना है जहां बीमारी कम हो, तो सबसे पहले उसने ये किया था कि प्रिवेंशन पे जोर दिया था। जैसा डॉक्टर डबे भी कह रहे थे कि आपको प्रिवेंशन करना होगा, बीमारी होने ही ना दिया जाए, इस स्तर पे आप व्यवस्था को ले जाएं। इसीलिए जो कंसल्टोरियो का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ प्राथमिक हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसको इतना व्यापक बनाया गया कि आप समझ नहीं सकते कि हर 150 परिवार के लिए एक अस्पताल, एक डॉक्टर और एक नर्स की टीम उनने खड़ी कर दी। तो उसके बाद कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति मेडिकल सुविधा से अछूता ही नहीं रहा। अगर भारत को करना होगा तो सबसे पहले जो कदम मुझे दिखाई देता है वो यही है कि आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रिवेंशन के लिए उसको खड़ा करना होगा, हर घर को उससे जोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर चलकर खुद घरों में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि घर में साफ सफाई है कि नहीं, उन्हें बता रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कायम करने की सबसे पहले ज़रूरत है, और जो कि मुझे लगता है कि तमिलनाडु में उसी दिशा में काम हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से। उनसे मैंने कुछ देर पहले बात की और मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी कहते हैं कि उनका सपना है कि स्वस्थ भारत हो, ऐसा भारत जिसमें अफोर्डेबल और प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, यानी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हों वो सब तक पहुंचे। क्यूबा में तो रामराज्य है, क्या भारत में ये रामराज्य संभव है? तो सुनिए उनका क्या जवाब रहा इस पर। बिल्कुल संभव है दिबांग जी। सबसे पहले तो आपने जो ये कार्यक्रम राम राज्य शुरू किया है और जो सीरियस विषयों पर सीरियस डिबेट शुरू की है, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं। और जहां तक ये सवाल है राम राज्य का, तो राम राज्य की कल्पना अपने ही देश में रही है और इसको संभव भी है और इसको साकार करना हमारी जिम्मेवारी है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको हम संभव करके दिखाएंगे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं और कृत संकल्पित होते हुए इसको पूरा करना, हम उस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नड्डा जी, क्यूबा में जो पूरा जोर है वो प्रिवेंशन पर है। कह रहे हैं कि बीमारी होने ही मत दो, पहले पकड़ लो, पहले पकड़ दोगे तो आगे जाएगी कैसे। क्या भारत में इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है? क्या प्रिवेंशन पर ध्यान है आपका? उसके लिए क्या कर रही है सरकार? देवांग जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने क्यूबा का नाम लिया है तो क्यूबा और भारत का जो जिसको कहते हैं कि डेमोग्राफिक दृष्टि से मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यूबा की जनसंख्या 1,16,00,000 है, भारत की जनसंख्या 1.25 अरब है, लगभग 124 गुना ज़्यादा है और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। उसी तरीके से उनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कुल मिलाकर के 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और हमारी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वह एक वामपंथी देश है, हम एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में हमारे यहाँ बहुत सी स्टेट्स हैं, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ काम कर रहे हैं। वो एक अपने एक राजनीतिक प्रणाली में काम कर रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन प्रजातांत्रिक देश में जिस तरीके से हम प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इसमें जो हम प्रिवेंशन पर जोर दे रहे हैं, जहाँ तक कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए कंपल्सरी, उनके लिए हमारे तरफ से फ्री इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम पूरी तीव्र गति से चल रहा है और इसमें हम लगभग 2.25 करोड़ प्रति वर्ष बच्चों की इम्यूनाइजेशन करते हैं और इम्यूनाइजेशन में हम 7 तरीके के इंजेक्शन्स हम बच्चों को देते हैं और वो लगभग 1 साल से 2 साल के पीरियड में देते हैं। इतना ही नहीं, अभी जो लगभग 90 लाख बच्चे हमारे ध्यान में आए जिनका इम्यूनाइजेशन रह गया था, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष के तहत हम उनको ढूंढ करके मैप करके उनकी भी हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। इसलिए जहाँ तक भारत का सवाल है, फ्री सर्विसेज के माध्यम से प्रिवेंशन के लिए कम्युनिकेबल डिजीजेज में बहुत तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं। नड्डा जी, आपने कहा कि क्यूबा वामपंथी राष्ट्र है, वामपंथी सरकार है, पर अगर आप देखें तो यूके, फ्रांस, जापान, वहां भी सरकारें सब कुछ कर रही हैं। हमारे यहाँ क्या सोच है? क्या सरकार अकेले करेगी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे? इस बारे में बड़ी सोच क्या है मोदी सरकार की? देखिए, बड़ी सोच आदरणीय मोदी जी की सरकार की बड़ी स्पष्ट है कि सरकार इसमें पहल करे, सरकार इसमें आगे आए और सरकार ने अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि इस देश के अंदर अगर प्राइवेट लोग भी आते हैं और वह जनता की सेवा के लिए सरकार के नीतियों के अनुसार कार्य करने के लिए अग्रसर हैं, तो उनका भी हम उनके साथ भी हम हाथ बटाएंगे, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार की प्रथम जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरीके से निभा रही है और निभाएगी। इसलिए पहल करने का काम और सारी दृष्टि से हेल्थ केयर में एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ देना, यह हमारी जिम्मेवारी है और इसको हम पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। आप जानते हैं कि इसमें जो पहली सीढ़ी है, जो एक तरीके से नींव है, वो प्राइमरी हेल्थ है। क्यूबा में 80% काम प्राइमरी हेल्थ पे ही हो जाता है। इस पर क्या, प्राइमरी हेल्थ पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, प्राइमरी हेल्थ में वैसे जो नेशनल हेल्थ मिशन ने कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है। अगर हम अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को देखें तो 2005-06 में प्रति लाख लाइफ बर्थ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो थी वो 254 के आसपास थी और वह अब 2015 में घट करके 40 पर आ गई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने बहुत प्रगति की है। जहाँ तक हम MMR की बात करेंगे, जहाँ तक हम IMR की बात करेंगे तो प्रति 1000 बर्थ्स जो होती थी 2005 में, उसमें 54 मॉर्टेलिटी थी, उसको रिड्यूस करके वो 40 तक आ गई है। मिलेनियम गोल के हम बहुत नज़दीक हैं और हम उसमें अग्रसर हैं। इसी तरीके से जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी जो 2.9 थी 2005-06 में, वह अब घट करके 2015 में वह आकर के 2.3 पर आ गई है। तो हमारे प्रयास है। लेकिन जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर का सवाल है, प्राइमरी हेल्थ केयर में IMR,
TFR, MMR, यह एक इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हम इससे संतुष्ट हो जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं, हमको और आगे बढ़ना है। और इसके लिए ग्रामीण अंचल जो हमारे हैं, जो हमारा रूरल इंडिया है, उसमें हमको डॉक्टर्स का प्रोवाइड करना बहुत आवश्यक है। जी, आप लगातार बहुत उम्मीदें बढ़ा रहे हैं सबकी, जो भी देख रहे हैं उन सबकी, पर एक देवांग जी, उम्मीदें बढ़ाना नहीं, जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम कार्यरत हैं, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं बातों को मैंने कहा है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से मोदी जी की जो इस स्वस्थ भारत की कल्पना है, उसको हम साकार करने में सफल रहेंगे। एक बात ये देखी जा रही है कि बजट जो है वो उसमें कुछ कमी हुई है। और क्यूबा की अगर बात करें, क्योंकि क्यूबा का ही राम राज्य है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 94% सीधा मेडिकल को जाता है। यहाँ 30% हिस्सा सैलरी में चला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाता है। क्या इस पर कुछ किया जा रहा है कि जो बजट कटा हुआ बजट, जो भी बजट है, वो सीधा वो स्वास्थ्य सेवाओं पर उसका खर्च हो? दिबांग जी, इसका मैंने बहुत विस्तृत उत्तर संसद में भी दिया था। ये गलतफहमी है कि बजट में कोई कट हुआ है। बजट में कोई कट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन में जो 32% हिस्सा पहले प्रदेश को मिलता था, उसको 42% किया गया है। और उसमें एक समिति बैठी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, वो तय करेंगे कि बजट के में जो हमारी स्कीम्स हैं उसको हम किस तरीके से शेयर करने वाले हैं। मैं आपको और आपके माध्यम से भारत की जनता को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि हेल्थ में जितने भी बजट की आवश्यकता होगी और है, वो सारी की सारी पूरी की जाएगी और उसको पूरा हम आगे कर रहे हैं। जी, पर नड्डा जी, एक हमने देखा राज्य तमिलनाडु, वहाँ लग रहा है कि काफी काम हुआ है। जी, कई सरकारें आई गई, लेकिन तमिलनाडु में जो काम हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो काफी सराहनीय है। उसकी क्या बड़ी वजह है, आप देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप तमिलनाडु को? देखिए, तमिलनाडु का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और उस कार्यक्रम को हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में अन्य स्टेट्स में भी उसको हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की भी अगर आप विशेषता को ध्यान रखेंगे तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन पावर पर विशेष ध्यान दिया है और यही सभी स्टेट्स को करने की जरूरत है। नड्डा जी, हम जान रहे हैं कि मोदी सरकार को तो 1 साल हो गए, पर आपको इस मंत्रालय में 1 साल नहीं हुए हैं, पर आपने बहुत सारे जवाब दिए और बहुत सारी उम्मीदें जगाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ भारत का जो सपना है वो पूरा हो, जल्द पूरा हो, राम राज्य यहाँ भी आए। धन्यवाद देवांग जी, आपने मुझे मेरी बात को सुना और मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, आपके चैनल का सहयोग चाहता हूँ कि जिन बातों को लेकर के स्वास्थ्य में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा। इस बात की मुझे पूरा विश्वास है और हम आगे बढ़ेंगे। जेपी नड्डा पर हमारे साथ स्वास्थ्य सेवाओं के डीजी हैं इस समय जगदीश प्रसाद और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री शंखलाल मांझी भी हैं। जगदीश जी, ये बताइए कि इन्होंने तो कहा कि सारी योजनाएं हैं, सोच भी हैं, ये लागू क्यों नहीं हो पाती है? कहाँ मामला अटक जाता है? ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। आपने अभी एग्जाम्पल दिया तमिलनाडु का। जी, स्टेट कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है इस पर डिपेंड करता है। भारत सरकार जो है वो आर्थिक रूप से मदद करती है और उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना चाहती है। स्टेट कितने आगे बढ़ करके उसको अडॉप्ट करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसकी कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकारों पर सारा दारोमदार है। मांझी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है इस पर निर्भर करता है आप कितना काम करते हैं। आपने गलत बात समझ लिया, इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने किया जी। देखिए, इसलिए मैंने कहा जी, देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट को करना होगा, ना कि भारत सरकार को करना होगा। भारत सरकार की जरूर है कि हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए बात की है और उसकी तरफ हम लोग प्रदर्शित हैं। आपने देखा होगा अभी जैसे हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा कि जितने पैरामीटर थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, जी, वो हमने बात सुन ली, पर आप कह रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य में होगा। राज्य हमारे पास इस समय एक राज्य मंत्री है, उनसे बात कर लेते हैं।
तो ये तो कह रहे हैं कि योजनाएं बना के भेज देते हैं, आप लागू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जाते आप तमिलनाडु और सीखते वहां से? और ये मत कहिएगा कि वो छोटा राज्य है इसलिए वहां पर हो रहा है, आप क्यों नहीं करते हैं ये काम? माजी जी। हेलो जी, संकल्प अगर हो तो सफलताएं मिलती हैं। तो संकल्प क्यों नहीं है आपके पास? उत्तर प्रदेश की सरकार 2012 में बनी और संकल्प है हमारे पास, और संकल्प के बदौलत ही पूरे उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ की आवाम को हमने मुफ्त दवा, संपूर्ण दवा, समय से उनको मरीज को अस्पताल पे लाने का व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है, बुनियादी सुविधाएं भी दिया है। उत्तर प्रदेश में 820 ब्लॉकों में हमने अल्ट्रासाउंड से जोड़ने के काम किया है, मुफ्त संपूर्ण रूप से पूरे। माजी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सेवा हमने फ्री, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, की सेवा दिया है। माजी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं कि आपकी सुविधाएं वैसी हैं जो तमिलनाडु में हैं? सीधा सवाल जी दीवान जी, क्या उत्तर प्रदेश की सुविधाएं वही हैं जो तमिलनाडु में हैं? जी देखिए, ऐसा मैं फिर कहूंगा कि तमिलनाडु की तुलना उत्तर प्रदेश से आप जो कर रहे हैं, तमिलनाडु का क्षेत्रफल और तमिलनाडु का पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का छठा हिस्सा है, और दुनिया में 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो उसके बराबर उसकी आबादी और उसका जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में आज संपूर्ण दवा, मुफ्त दवा हमने व्यवस्था। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसको संभालना मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं, परिवहन सेवा, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है के माध्यम से किया है। दीवान जी 1 मिनट। जी हाँ, लेकिन बड़ा होने के बावजूद दीवान जी हमने आज उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस का जो परिवहन बेड़ा चला रहे हैं, हर 20 मिनट के अंदर प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी मरीज किसी भी आकस्मिकता की दशा में कॉल करता है, 20 मिनट के अंदर हमारा एम्बुलेंस पैरामेडिकल स्टाफ के सहित उसके दरवाजे पर पहुंचता है और अस्पताल तक लाने का काम कर रहा है। ये परिवहन बेड़ा एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवहन बेड़ा कहीं नहीं संचालित हो रहा है। वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश अपने वहां जारी किया है, लागू किया है। 820 ब्लॉकों को हमने एक्सरे सेंटर से जोड़ने का काम किया है, अल्ट्रासाउंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी, यहाँ तक कि डिजिटल एक्सरे सेवाएं भी हमने संकल्प आपने माजी साहब इतना ही समय है आपके पास, आपने शुरू की बात संकल्प से, पर संकल्प मुझे थोड़ा सा कम होता लगता है जब आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आप काम कर रहे हैं। आपसे आगे भी हम बात करेंगे, पर हमारे साथ डॉक्टर JS टिटियाल भी हैं, ये एम्स से हैं और हेड हैं RP सेंटर के, उनसे हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपके ढेरों इस समय हमारे पास SMS आ रहे हैं, आपके ढेरों ट्विटर पर संदेश आ रहे हैं, और ये सनी मिश्रा हैं। सनी मिश्रा का सवाल है, हमारे देश में जब डॉक्टर मरीज के प्रति जवाबदेह नहीं है और न उन पर लापरवाही पर कार्रवाई होती है, तो ये कैसे संभव है? तो बड़ा सवाल है कि क्या क्यूबा जैसी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में भी संभव हैं? तो इस सवाल पर हम बात करें। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस समय शो में बने हुए हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं जिससे पता चलता है कि आखिर हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है क्या। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल JP अस्पताल का हाल। JP अस्पताल में हर रोज करीब 1,500 से 2,000 तक मरीज आते हैं, लेकिन यहां मरीजों की शिकायत का सिलसिला अस्पताल के मुख्य दरवाजे से ही शुरू हो जाता है। ये सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि मैं खुद व्हीलचेयर लेके आया, मैं ऑटो चालक हूँ, मैं पेशेंट को लेके आया था और मतलब मैंने वार्ड बॉय को देखा,
इधर उधर देखा कोई नहीं आया, ना व्हीलचेयर मिली। व्हीलचेयर फिर जैसे जैसे ऊपर से लेके आया मैं, उसके बाद मैं ये दादा को बिठाया और मतलब डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। जेपी अस्पताल में डॉक्टर्स के कमरे के आगे मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। टेस्ट के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। लाइन लगो, धक्का खाओ। खून की जांच 2 घंटा बाद हो रही। सुबह के आज शाम को 5 बजे मिलेगी, हम बुधनी पहुंचेंगे। जेपी अस्पताल में अपनी बहन का इलाज कराने आए सुधीर कुमार की शिकायत तो और भी तकलीफदेह है। इनका कहना है कि आईसीयू वार्ड में जहां उनकी बहन भर्ती थी, वहां टॉयलेट में पानी तक नहीं है। आईसीयू में मेरी सिस्टर एडमिट थी, तो आईसीयू में लेटरिन बाथरूम में पानी नहीं इसमें रहता रहा। बराबर मैं परेशान होता रहा, जाता रहा, तो हमें वहां जाना पड़ता था सुलभ में पेशेंट को लेके। बड़े सरकारी अस्पताल की तरह मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बदइंतजामी से जूझ रहे हैं। उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ के इस स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे इलाके के 40 गांव हैं, लेकिन 4 बेड वाले इस स्वास्थ्य केंद्र के कमरों में ताला लटका रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डॉक्टर तो यहाँ नजर ही नहीं आते। बहुत परेशान होते हैं, ना स्टाफ है, ना इसके कारण व्यवस्था के कारण यहाँ पर मरीज आने से कतराते हैं और डॉक्टर वाक्टर कुछ मतलब व्यवस्था है ही नहीं। उज्जैन के स्वास्थ्य केंद्र के बाद हम आपको ले चलते हैं जिले के कलियादेह महल गांव में। यह स्वास्थ्य केंद्र साल भर पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ भी लोगों की यही शिकायत है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर साहब नहीं आते। स्वास्थ्य केंद्र का काम एक नर्स के भरोसे चल रहा है। डॉक्टर रहता ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, अब नर्स क्या करेगी? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सरकार हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां 15,000 की आबादी पर एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना है, लेकिन कई जगह ये सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। मसलन राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र को ही ले लीजिए, यहाँ कई महीनों से ताला लगा हुआ है। और यह है लखनऊ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर गंगागंज इलाके का वो स्वास्थ्य केंद्र जो कई बुनियादी सुविधाओं के बगैर चल रहा है। यहां तक कि प्रसूति के लिए स्थायी नर्स तक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि शहर की हालत तो भी है, पर गांव की तो बहुत खराब है। और हमारे साथ शो के एंकर नीलेश मिश्रा हैं, राम राज्य के एंकर, गांव कनेक्शन के संस्थापक हैं। नीलेश, गांव में तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। जी दिवांग, ये हमने पाया है गांव कनेक्शन के जो साथी गांव में जाते हैं कि इंडेटेडनेस, जो ऋण की स्थिति है, उसके बोझ के तले दबे होना, उसका सबसे बड़ा कारण भारत में है स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं होना। उत्तर प्रदेश में और राज्यों में जैसे हमने देखा, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं 3 ठोस सुझाव देना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त रूप में। पहला तो ये कि आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात कही, इससे मैं आगे जाऊँगा। जो आशा वर्कर्स होती हैं, जो कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, उनके लिए बहुत सौतेला व्यवहार होता है भारत में। वो उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, और वो वही है जो गांव-गांव जाती हैं। अगर क्यूबा से हम कोई भी पैरेलल ले लें तो वो यही है कि एक आशा वर्कर है, वो गांव में जाती है काम। दूसरा, अगर 5,000 करोड़ के बजट की बात की गई तो इसका यकीन मानिए कि 1% भी नहीं खर्चा होता होगा इसकी मॉनिटरिंग में। भारत में जो सरकार का पैसा खर्च करता है, वही ये देखता है कि वो पैसा ठीक से खर्च हुआ या नहीं। इत्तेफाकन एक सीएजी की वो हो गई तो छोड़ दीजिए। मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म ही नहीं है भारत में। अगर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को देख लें, वर्ल्ड बैंक वगैरह को देख लें, तो 10% तक खर्च होता है ये मॉनिटर करने में कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसको करने की जरूरत है। तीसरा, इंश्योरेंस। डॉक्टर देवी शेट्टी का जिक्र नहीं आया, मैं लेना चाहूँगा। उन्होंने बेंगलोर में बहुत अभूतपूर्व काम किया है, जहाँ पर गरीब से गरीब लोग दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर पा सकते हैं, क्योंकि उनके 40 रुपये महीने, 50 रुपये महीना उनके यहाँ से कटता है। दिल्ली में डॉक्टर देवी शेट्टी को सालों से आने नहीं दिया गया, क्योंकि मेडिकल लॉबीज हैं जी। तो उनका सीधा सा सुझाव था कि आपके बिजली के बिल में 10 रुपये ऐड कर दिए जाएं सरकार की ओर से, हर नागरिक इंश्योर हो जाएगा जी। तो ये नई सोच है जो मेरे ख्याल से आनी चाहिए जी। जी, बेहतरीन सुझाव हैं। और अगर अच्छा जो काम किया भारत में उसकी बात की जाए तो 2002 में 80%, दुनिया के 80% पोलियो के मरीज भारत में हुआ करते थे। आज पोलियो पूरी तरह से गायब है भारत से। ये एक बहुत अच्छा
काम किया भारत की स्वास्थ्य संगठनों ने। पर टिटियाल साहब हमारे पास हैं एम्स से। मैं आपसे टिटियाल साहब सुझाव नहीं चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चूंकि आपने फील्ड में रह के अंदर घुस के काम किया हुआ है, मैं आपसे पूछता हूं 2 बड़ी समस्याएं क्या हैं, क्यों नहीं भारत बन पा रहा क्यूबा स्वास्थ्य सेवाओं में? दो जी। पहली चीज मैं कहूँगा कि हमारी जो स्वास्थ्य की जो तंत्र है उसका इंटीग्रेशन ठीक से नहीं हुआ है। सोच रही है, तंत्र भी था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर ठीक से नहीं हो पाया है। जहाँ तक आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कह रहे हैं, आज देखा जाए तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वहाँ पर हो जाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और सब सेंटर्स में, तो वहाँ से सुधार हो सकता है, पहला। दूसरा मैं चाहूँगा जो एजुकेशनल सिस्टम हमारा है, एक मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के 160 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट में 200 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी जो है उनका सुधार होना बहुत ज़रूरी है और इनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, सब सेंटर से, जिससे कि एक तंत्र जो है आगे निकल के आए। मेरे ख्याल 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हेल्थ में इम्प्रूव कर सकता है। जी जगदीश प्रसाद जी, ये बताइए कि क्या ये जो कह रहे हैं टिटियाल साहब कि क्या प्राइवेट सेक्टर जो है क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचेगा, या वो सिर्फ वहीं रहेगा जहां पर पैसा मिलता है, जहां पर माल मिलता है, बड़े शहरों में रहेगा, वहां भी अपनी बात करेगा और अपने वादे पूरे नहीं करेगा, जैसे अस्पतालों के साथ हम देख रहे हैं दिल्ली में भी? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल बनता ही है मुनाफा के लिए, लेकिन कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उन लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें तो उनको आगे आना चाहिए और इससे भाग लेना चाहिए। तो इसलिए नहीं बोल सकते कि नहीं चाहें तो आ सकते हैं, और बहुत सी जगह ऐसे भी हैं, आप देखिएगा जैसे कि अरविंद नेत्रालय, वहाँ पर गरीबों का मुफ्त में आई का इलाज करते हैं। बहुत अच्छा काम होता है जी। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम होता है और गरीब लोग वहाँ पर सुविधा लेते हैं। आप देखेंगे तो अगर ये चाहें, इसलिए आज जरूरी हो गया है कि अगर हम लोग राम राज्य चाहते हैं तो सरकार और कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल मिल करके काम करें। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं पा सकेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि सब मिलकर काम करेंगे तभी संकल्प लेने की जरूरत है। जी हाँ, संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प शब्द बार बार आ जा रहा है और नेता भी संकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं संकल्प शब्द। और आप देखिए लगातार आपके ढेरों संदेश हैं और ये प्रशांत का संदेश है, आबादी के हिसाब से सरकार की नीतियां हमारे भारत में नहीं बनी, हमारे देश में नहीं बनी है। ये इन्होंने अपनी बात रखी है। आप भी अपने संदेश हमें लगातार भेजें, हैशटैग रामराज्य और देवनागरी में लिखें रामराज्य, और हम चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। आपके एसएमएस पढ़कर भी सुनाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं संभव है और आपके ढेरों एसएमएस और ट्वीट हमारे पास आ रहे हैं और हैशटैग है रामराज्य देवनागरी में लिखा हुआ। और ऐसे एक दर्शक हमारे साथ हैं इस समय, इनका नाम है पिनाकिन गोहिल और इन्होंने अपना नंबर भेजा और कहा कि वो बात करना चाहते हैं। पिनाकिन, आप हमारे साथ इस समय ऑन एयर हैं, बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ जी, मैं सबसे पहला एबीपी न्यूज को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो मेडिक्लेम दिया है, एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी, वो बहुत अच्छी बात है, मगर वो एक और भी दे सके देश को मेडिक्लेम। हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी बीमार हो तो उसके पास पैसे नहीं होते, इसके लिए कभी उसको जान भी चली जाती है उसके लिए। जी जी जी। तो हर आदमी को एक ऐसी सुविधा दी जाए कि मेडिक्लेम मिल जाए। जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, पूरा पैनल बना हुआ है हमारे साथ। माजी जी देखिए, ये दर्शक हैं और आम दर्शक भी सोच रहा है भाई गरीब के लिए कुछ होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं गरीब से गरीब के लिए भी कुछ होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं राज्य सरकारें जब मंत्री बन जाती है, गाड़ी में झंडा आ जाता है तो थोड़ा सा उनका ध्यान कहीं और बढ़ जाता है। दीवान साहब, मैं आपसे 2 मिनट समय चाहूंगा। आपके पास 30 सेकंड का समय है जी। ये हमारे जो दर्शक हैं उनकी बात पर जवाब एक साथ दे रहा हूँ जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गरीब के लिए दवा होनी चाहिए, संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, और मैं पहले शब्द कहा था कि संकल्प हो तो समाधान निकलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ की आबादी के लिए मुफ्त दवा, संपूर्ण दवा, क्रिटिकल बीमारियों की दशा में चाहे पैसा कितना भी लगता हो, सरकार अपने तरफ से उन गरीबों की
जानलेवा बीमारियां, क्रिटिकल बीमारियों की इलाज की व्यवस्था, इन तमाम सुविधाओं को उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में आज उपलब्ध है। आपका जो प्रिवेंशन के लिए आज प्रिवेंशन की दिशा में हमने काम किया है। जी, जानलेवा बीमारियों का टीकाकरण कराने का काम किया है। जी, समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए मरीज को मांझी साहब आपके पास, मांझी साहब मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपके पास समय इतना ही है और बिजोन लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात सुनकर। जी बिजोन, आप अपनी बात रखें, 30 सेकंड का समय है आपके पास। मेरा कहना है कि जो मांझी साहब कह रहे हैं वो बात कितना सही है, वो एक आंकड़े के रूप से लोगों से पूछकर हमारे सामने लाना चाहिए, क्योंकि यदि वो मुफ्त दवाई मिल रहा है तो गरीबों को उस दुकान में जाकर खरीदना क्यों पड़ रहा है जो अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बगल में सब खुले हुए हैं दवाई के दुकानें। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मंत्री महोदय को कि वो कभी भी विजिट किए हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो कब लास्ट विजिट किए हैं और कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वो विजिट किए हैं, इसका आंकड़ा हम लोगों के सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए कि उसके विजिट के बाद क्या वो कार्यक्रम किए हैं, कैसे उसको सक्रिय रूप लाए हैं, ये हम लोग सुनना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि वो कोई लिखित वो अब आंकड़े पढ़े हम लोग के सामने और एक भ्रामक रूप से हम लोगों को बात हम लोगों के सामने रखें। चलिए, मंत्री जी कह रहे हैं आप भ्रम में ना डालें, बहुत छोटे में आप जवाब दें 10 सेकंड में। जी दीवान साहब, ये श्रोता जो भी आपके सामने सवाल कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर मरीजों की सरकारी अस्पतालों में जो संख्या लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ी है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ी है कि आज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा मिल रही है, मुफ्त जांच हो रहा है, एक्सरे की जांच फ्री हो रही है। अरे आप मत बोलिए, एक्सरे की मशीन पैथोलॉजी फ्री किया। चलिए, हमने जो मांझी साहब जो हमने तस्वीरें देखी रिपोर्ट में, उसमें हमने पाया कि डॉक्टर पहुंचते नहीं है वहां लखनऊ के पास ही लखनऊ में हमने ताले जड़े देखे, आसपास डॉक्टर नहीं पहुंचते वो देखा। आपसे मैं बात करूंगा, आपसे और भी ये बातचीत तो जारी रहेगी। अभी मेरे साथ दवे साहब हैं। दवे साहब, क्या आपको लगता है, आपने काफी लंबे समय से इस क्षेत्र को देखा है, क्या कोई बदलाव आपको दिखाई देता है या सब कुछ वहीं थमा हुआ है जहां था जब आपने काम करना इस क्षेत्र में शुरू किया था? क्या बदलाव एक आपको बड़ा दिखता है? मैंने तो कोई बदलाव देखा नहीं है और ये बात गलत है कि बहुत सरकार जो है बहुत कुछ कर रही होगी ज़रूर, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। एक तो बात है सोच की, दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की। यदि आपका डॉक्टर ही वहाँ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये सरकार को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स ठीक हैं, वो डॉक्टर्स वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठे हुए हैं, और क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मरीज को लाते हैं उनकी लाने आने की सुविधा है? क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सक्षम है बड़ी ऑपरेशन करने के लिए? और कितने आपके पास टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश में? तो अगर हमें अच्छी तरह से काम करना है तो ये है कि मरीज को अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं देखभाल कर सकता तो उसको भेजना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भेजना चाहिए मेडिकल कॉलेज को, तभी जाकर के ये बात हो सकती है। जी हमारा दवे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ आप देख रहे हैं कि इस समय बने हुए नीलेश मिश्रा और संजय नंदन, इनका कार्यक्रम आज रात आप फिर देख सकेंगे। और कुल मिलाकर इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो हमारे भी काम आ सकते हैं। इंसानियत के सफर में सबका साझा है, इस साझेदारी में ही समझदारी है। देखिए, दुनिया के हर कोने से इस साझेदारी की कहानियां हर हफ्ते मेरे साथ संभव है। अगले शनिवार और रविवार राम राज्य की एक और कहानी और साथ में संभव है। धन्यवाद आप सबको।